मैं राजीव परी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर एक नया शो लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और शो का नाम है ज्ञान की ज्योति। तो आज सच में ज्ञान की ज्योति आप लोगों की जलने वाली है, क्योंकि आज हम एक वैसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं आप लोगों को जो आपके ज्ञान के ज्योति आज जलाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आज मिलाते हैं आनंद सर से, और उनसे पहले एक श्लोक आप लोगों के बीच में हम रखना चाहेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर साक्षात गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए आनंद सर के साथ। आनंद सर, परी न्यूज में आपका स्वागत है और काफी उम्मीद है कि आज हमारे दर्शकों को एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में यहाँ से आप गाइडलाइन दीजिएगा, मार्गदर्शक कीजिएगा, और खास करके हमारे युवाओं को, जो हमारे प्रखंड के युवा वर्ग हैं जो कंपटीशन की दुनिया में भटकते रह रहे हैं, खास करके उन्हें आज का ये शो से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलने वाला है। तो चलिए हम सर से बात करते हैं, और सर हमारे प्रखंड में इस बार कुछ नए लेकर के आए। कोच में अचीव एडवांस एकेडमी AAA करके एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है जो BBS स्कूल ऊपर बाजार कोच में स्थित है। मैं वहीं पे क्लास 8 से 12 तक के बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था अभी प्रारंभ की। आपका सर AAA अचीव एकेडमी जो आपने कोच में स्टार्ट किया है BBS स्कूल में, इस कोचिंग की खासियत हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पे पैसा वापस। सच में फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पे पैसा वापस। 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पर, 10th के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पर साल भर का पूरा पैसा वापस। पूरा साल भर का लीजिए। आपके स्टूडेंट अब फर्स्ट डिवीजन ना आने पे सर आपका पूरा पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन सर फर्स्ट डिवीजन ना आने पे पैसा वापस, ये सच में सर होगा जी? क्योंकि आपने साल भर उस बच्चे के ऊपर मेहनत कीजिएगा तो आपका अधिकार होता है हर टीचर का, क्योंकि उस बच्चे पे वो काफी मेहनत करते हैं, और अगर वो बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं लाए तो आपने उनको पैसा वापस कर दिया। जी हाँ। अरे वाह। फर्स्ट डिवीजन आज जो हमारे बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था है और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसकी चर्चा करें तो फर्स्ट डिवीजन कोई मायने ही नहीं रखता। यदि बिकॉज आज हम जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं, उसमें से हमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर देना है, और 200 में भी अगर जो हम 60% यानी टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन पेपर, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का 60% पर फर्स्ट डिवीजन मीन्स 30%, 200 पर 60%, 200 में 60, 200 में 60 यानी 100 में 30, यानी 30% मार्क्स पे मेरा फर्स्ट डिवीजन यदि आ रहा है फिर भी फर्स्ट डिवीजन नहीं, तो शिक्षक को पैसा वापस कर ही दें। तो सर फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आप अपने कोचिंग में कुछ व्यवस्थाएं या उस तरीका का सिलेबस बना के रखा है? फर्स्ट डिवीजन दरअसल पढ़ाना होता है, पढ़ाने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आज ChatGPT का युग है, मैं उन्हें नोट्स लिखा दूँ तो नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, नोट्स तो अवेलेबल होता है, मैं उन्हें नोट्स लिखाऊँ उसे याद करूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि मैं उन्हें हाथ में दीपक दे दूँ। रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलने से अच्छा है उनके हाथ में दीपक देना। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए। सबसे पहले मैं एक कालिदास की कहानी ले लेता हूँ। कालिदास एक सामान्य व्यक्ति थे और विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी अपने जमाने में हुआ था। विद्योत्तमा का एक कहना था, जब उनकी शादी की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, जो मेरे समान पंडित होगा, जो जानकार होगा, मैं उसके साथ शादी करूँगा। बहुत सारे विद्वान लोग उससे शादी के लिए गए और उनसे शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ के क्रम में विद्योत्तमा से हारते गए और शादी नहीं हो पाई। बहुत सारे विद्वान एक बार विद्योत्तमा से हार कर लौटे चले जा रहे थे, तो एक बार उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर बैठा हुआ है, जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काटा। उसे उन्होंने उतारा के उतरे तो ऊपर से उन्होंने पेड़ पर से कालिदास को उतारा और उतार करके उन्होंने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हें जहाँ ले चल रहा हूँ वहाँ तुम्हें कुछ बोलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ
इशारे में ही बात करना। तो ठीक है, उसे लेकर के विद्योत्तमा के पास आए, उसे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहना करके विद्योत्तमा के सामने आए। और साथ में ये सारे पंडित लोग भी थे। इन्होंने उन्हें बताया कि ये मौन व्रत धारण क्यों है, ये सिर्फ इशारे से ही बात करेंगे, बाकी कुछ से बात नहीं करेंगे। तो मैं उसमें से कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, लंबा प्रश्न नहीं बता रहा क्योंकि कहानी दूसरी ओर जाने वाली है, मैं दूसरी ओर जा रहा हूँ। तो पहले विद्योत्तमा के सामने गए तो विद्योत्तमा ने एक उंगली ऐसे करके दिखाई, तो कालिदास ने ऐसे 2 उंगली दिखाई। दरअसल कालिदास जब विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई तो उसका भाव कालिदास ने उससे समझा कि मेरा एक आंख बोलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं तेरा दोनों आंख। लेकिन साथ वाले पंडित ने उसका व्याख्या किया कि विद्योत्तमा ने कहा कि विद्योत्तमा और 2 उंगली से इशारा किया कि मैं तुम्हारी दोनों आंख। विद्वानों ने व्याख्या किया, विद्योत्तमा ने कहा दरअसल प्रश्न था कि ईश्वर एक। कालिदास का जवाब की जो व्याख्या है, 2 उंगली दिखाने की जो व्याख्या है, वो व्याख्या है कि नहीं, यह संसार ईश्वर और जीव 2 चीजों के मिलने से बनता है। यदि 2 नहीं हो तो संसार संभव नहीं। फिर विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां को दिखाई, जिसे कालिदास ने समझा कि यह मुझे थप्पड़ दिखा रही है। उन्होंने मुक्का बांध करके दिखाया। विद्योत्तमा का सवाल था कि 5 महाभूत हैं या 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कालिदास की जो मुक्का बांध करके आया कि जीव का निर्माण, संसार का निर्माण तब होता है जब 5 महाभूत मिलकर के। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हुए और उसके जवाब में विद्योत्तमा कालिदास की व्याख्या आती गई। अंततः निर्णय ये हुआ कि कालिदास विजयी हुए और विद्योत्तमा शास्त्रार्थ में पराजित, जिसके फलस्वरूप विद्योत्तमा और कालिदास शादी की पहली रात जब विद्योत्तमा के पास कालिदास जाते हैं तो इनकी बोली तो बिल्कुल देहाती थी। उस दिन तो इनका मौन व्रत था नहीं, बोली देहाती थी। नतीजा इन्होंने अपनी भाषा में ही बोला कि दरवाजा खोलो, जिसे सुनकर के विद्योत्तमा को लगा कि ये तो महामूर्ख है। नतीजा उसी समय उन्होंने केवाड़ी का अपना दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके कहा कि अब जाओ, जब पढ़ के आओगे, जब विद्या प्राप्त करके आओगे तब मेरे पास। और एक ठेस लगने के फलस्वरूप कालिदास ने विद्या प्राप्त की और कई सारे ग्रंथों की रचना। तो ये विद्योत्तमा के द्वारा दिया गया एक शिक्षा की ज्योति थी। विद्योत्तमा ने कालिदास को पढ़ाया नहीं, बट पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। यह उन्हें ठेस लगी और इस ठेस से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास की भी कहानी है। तुलसीदास भी अपनी पत्नी रत्नावली, तुलसीदास की भी कहानी उसी प्रकार की है। रत्नावली से शादी हुई, अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। प्रेम के कारण इन्होंने क्या किया कि इनकी पत्नी एक बार मायके चली गई। बरसात की रात थी, काली अंधियारी रात थी, बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ था। वहां से चलते हुए आए, रात में इन्हें पत्नी का याद पड़ा, रात में ही चल दी पत्नी से मिलने के लिए। नदी में बाढ़ देखा, इन्होंने बहुत ज्यादा पानी देखा। एक उधर से लाश बहता हुआ चला रहा था, उस मुर्दे पर ही सवार होकर नदी पार गए। घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला नहीं, तो घर के पीछे पहुंच गए। इन्हें पता था कि रत्नावली का कमरा छत के ऊपर वाले हिस्से में। घर के पीछे गए, वहां इन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखाई पड़ी। उस रस्सी को पकड़ करके छत पे चले गए। छत पे जाने के बाद इन्होंने जब रत्नावली का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला तो रत्नावली ने पूछा, आप यहाँ कैसे, इस समय कैसे आए? मैं घर के पीछे एक रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी से पकड़ करके ऊपर चलाया। रत्नावली बोली, घर के पीछे रस्सी? तो हाँ। बाद में जाकर के रत्नावली ने पीछे देखा तो बोले सांप, जिसे पकड़ के चले आए। वहां पर भी रत्नावली ने इन्हें डांटा, ये आने का उचित तरीका नहीं है, इस ढंग से मत आए कि ये आपकी और हमारी दोनों की बदनामी होती है। उसके बाद कालिदास और जितना प्रेम आप, उन्होंने बताया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इस पार्थिव शरीर से करते हैं, इतना प्रेम यदि आप ईश्वर से करें तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी रत्नावली ने तुलसीदास को केवल एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते से उन्हें राम की प्राप्ति हुई और रामायण लिख करके, रामचरितमानस लिख करके हुए विद्वान। मैं सर ऐसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ इसी प्रकार से पढ़ाना नहीं चाहता, बट एक ज्योति पढ़ने का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज आज ChatGPT के जमाने में पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। हम जैसे ट्यूटर्स लाख करके अच्छे टीचर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं। एक तरीके नहीं, कई सारे तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है। फिर भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उसका कुछ खास उद्देश्य होता है। वे उद्देश्य से लेकर के आते हैं और हम उसी उद्देश्य की पूर्ति यदि करते हैं
तो उसका एक ही माध्यम है कि मैं उन्हें पढ़ने का रास्ता बताऊं, न कि सर आज का दौर है डिजिटल युग है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है। आप अपने एजुकेशन के सिस्टम में किस तरीका का डिजिटलाइजेशन किया है? मैंने डिजिटलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत रखी है, उसकी व्यवस्था करनी है मुझे। मैं उसे प्रस्तावित के रूप में डाल रखा हूँ कि मैं एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिजिटल बोर्ड के भी माध्यम से गाँव में भी डिजिटल बोर्ड आएंगे और डिजिटल बोर्ड के जरिए मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया करूँगा। उससे बच्चों को दो सबसे पहला फायदा होता है, बच्चे थोड़ा सा इस तरह की मीडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होता है, पढ़ने की लालसा होती है, टीवी देखने की लालसा होती है, पढ़ने की नहीं लालसा, टीवी देखने की लालसा होती है। सर आपने एक रखा फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पे पैसा वापस, ठीक है, तो जो फर्स्ट नहीं आ पाए, सपोज दैट कि कुछ बच्चे वैसे हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, सेकंड डिवीजन आ गए, फर्स्ट डिवीजन में कुछ मार्क्स 1-2 नंबर से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आपने क्या किया? सर फर्स्ट डिवीजन कोई चीज़ नहीं है सर, ये कोई गारंटी नहीं है, यह एक दायित्व। बिकॉज हम जैसे शिक्षक लोग दायित्वहीन हो गए, हम इसे कोचिंग को एक कमाई का धंधा मान रखे हैं और इस धंधे के तहत मैं केवल और केवल पैसा, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा फी पर ध्यान होता है, इसलिए मैंने ये दायित्व रखा है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पे पैसा वापस। या पैसा वापस की जहाँ तक बात आती है, आपने जैसा कहा कि 2-3 नंबर से बच्चों का फर्स्ट डिवीजन अचीव करते, अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीजन होता है, बट फर्स्ट डिवीजन नहीं। उस स्थिति में आप क्या करें? सच्चाई यही है कि बच्चे अगर जो 1 नंबर से भी फर्स्ट डिवीजन लाने से चूक जाते हैं तो बच्चों की कोई गलती नहीं, वो गलती मेरी है और मैं उसका दायित्व लेता हूँ और पूरे वर्ष का जो भी कलेक्शन मेरे पास उनका होगा वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा, चाहे वो 1 बच्चे हों या मेरे यहाँ के सारे ही बच्चे क्यों। बहुत बढ़िया बात है सर, और खास करके हम उन बच्चे के लिए बात करना चाहेंगे आपसे, जब आपने इतनी सारी सुविधाएं और बच्चों को इतने ढंग से आप पढ़ा रहे हैं, तो हम उन बच्चों के लिए पूछना चाहेंगे जो दिव्यांग हैं, उन बच्चों के लिए आपने अभी क्या सोच रखा है? आप अपने मेरे पास सभी बच्चों के लिए व्यवस्था है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो सामान्य हो। मुझे दिव्यांग और सामान्य या किसी वर्ग विशेष से कुछ नहीं लेना देना, मुझे लेना देना है उनकी क्वालिटी से। यदि बच्चे दिव्यांग हैं और उनके पास क्वालिटी है, यदि उनमें पढ़ने की लगन है, यदि वो कमज़ोर हों, ये नहीं कि वो मेरे यहाँ के टेस्ट में 1 to 10 ही आए तभी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी, बट मैं उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो दिव्यांग हों या जो गरीब घर से बिलोंग्स करते हों बट मेरिटोरियस हों, जिसमें पढ़ने की ललक हो, मेरिटोरियस नहीं भी हों तो पढ़ने की ललक हो, मैं उन्हें अपने यहाँ मौका दूंगा। और मंथली टेस्ट जो मेरे यहाँ आता है उसमें वे अगर जो नंबर अपना पोजीशन सिक्योर करते हैं तो फिर उसके लिए भी मेरे पास पूरी तरह से व्यवस्था है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अपने यहाँ के टेस्ट में 1 to 10 यानी 10% ऐसे बच्चों को मैंने डाला है, ऐसे बच्चों के लिए जगह रखी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहती है। अच्छी बात है सर, आपने जो टेस्ट के जरिए जो भी बच्चे टॉप 10 में आते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। हाँ, टॉप 10 कहा जाए या 10% कहा जाए, टॉप 10 ही नहीं, मेरे यहाँ अगर जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं तब तो टॉप 10 की बात आती है, लेकिन मोर देन 100 अगर जो आ जाते हैं तो उस स्थिति में 10% की मैंने बात की, तो टॉप 10 तो है ही प्लस 10%। सर आपने पूर्व में भी यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट किया था, जी हाँ, जिसका नाम मेरे ख्याल से 70 कोचिंग सेंटर। जी, मैं 2003 में पोस्ट ऑफिस पे एक कोचिंग सेंटर शुरू किया था शक्कर सेंटर के नाम से, जो 2013 तक पहुँचने था। और उसमें भी आपने अपना स्लोगन जो दिया था, फर्स्ट डिवीजन नहीं आने पे पैसा वापस, तो क्या उस समय के आपके कितने परसेंटेज बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीजन आ पाए थे? ये मैं कहूँ तो अच्छा नहीं होगा, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे ही इसका जवाब होंगे। कभी ऐसा ये चीज़ नहीं आया सर कि जो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए उनको पैसा भी रिटर्न करना पड़ा था? ऐसी स्थिति आने पे रिटर्न करने की, हाँ कुछ बच्चे ऐसे थे लेकिन रिटर्न वो लिए ही नहीं, मैंने रिटर्न किया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। नहीं, वैसे बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाए, कुछ बच्चे ऐसे थे, परसेंटेज ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न का।
बिल्कुल मेरा कहना उचित नहीं होगा, जो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे प्रखंड पूछ प्रखंड का सौभाग्य की बात है कि ऐसे गुरु हमारे बीच हैं, ऐसे मार्गदर्शक हमारे बीच में हैं और बच्चे को जो प्रेरणा देते हैं, अच्छे मार्गदर्शक देते हैं, और उसके जरिए उन्होंने इनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक चीज़ और आपसे सवाल करना चाहेंगे सर, कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, आपने बताया एक सही मार्गदर्शक है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोग अलग मार्गदर्शक की जगह जा रहे हैं? मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकता, अपनी बात जरूर कर सकता हूँ। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज के ज़माने के लिए ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोच जैसे क्षेत्र में, एक प्रखंड स्तरीय क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं और उनके संचालक भी अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं जो बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं, फिर आपकी क्या आवश्यकता है? सर का यही सवाल है कि इतने सारे कोचिंग होते हुए एक और कोचिंग यानी AAA एकेडमी, अचीव एडवांस एकेडमी, BBS स्कूल कौन की आवश्यकता क्यों? तो सच्चाई यही है सर कि मैं जब एक बार BBS स्कूल विजिट करने गया तो BBS स्कूल के डायरेक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर कोच में एक कोचिंग सेंटर, तो जो सवाल सर ने मुझसे किया वही सवाल मैंने उनसे किया कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता? इतने सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन की भी भरमार है, फिर एक फर्स्ट डिवीजन नहीं आ रहा, फर्स्ट डिवीजन की भी भरमार है, फिर एक और कोचिंग सेंटर। तो उन्होंने बताया कि सर देखिए ऐसा नहीं, आज की शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहाँ के कोचिंग सेंटर अच्छे हैं, कोचिंग संचालक अच्छे हैं, बट जो समस्या आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि जब बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद जब वास्तविक जीवन में या जब वो कम्पिटिटिव लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, जब उनका कंपटीशन का जिंदगी शुरू होता है, तो अपने आप को बिल्कुल असहाय पाते हैं। लगता ही नहीं कि मेरी जो पढ़ाई हुई, मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई, इस शिक्षा दीक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, बेकार का ही पढ़ा भी है, क्योंकि उन्हें मैथ का जोड़ घटाव नहीं आता, GK GS बिल्कुल नई चीज़ समझ में आती है, रीजनिंग तो समझ में नहीं आती कि रीजनिंग कहाँ है, इंग्लिश तो कहना ही नहीं जिसे हम पढ़ते ही नहीं। बिहार सरकार की एक पद्धति है कि हम मैट्रिकुलेशन विदाउट इंग्लिश होता है, उसमें इंग्लिश की आवश्यकता ही नहीं, ओनली अपीयरेंस जरूरी है, पास होना जरूरी नहीं। नतीजा कंपटीशन में जब जाते हैं तो मैथ्स हम रटे घिसे पिटे वही सूत्र पर पढ़ करके आते हैं जो पुराने ज़माने से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके लिए जो नई और शॉर्ट ट्रिक्स होती है नहीं, इंग्लिश है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक नहीं है। 10 क्लास में जो हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन लाने वाले बिहार बोर्ड के बच्चे जो इस क्षेत्र से होते होंगे, उसमें 10% ही ऐसे बच्चे शायद होते होंगे जो इंग्लिश की रीडिंग दे सकें, जो न्यूज़पेपर की रीडिंग दे सकें। तीसरी चीज़ GK GS, तो GK GS का टोटल बेस्ड, यहाँ तक कि आप UPSC की तैयारी के लिए भी जाते हैं ना सर, तो UPSC में भी 6 to 10 पढ़ने को बोलता है, 6 to 10 पढ़ करके आइए, 6 to 10 का रिविजन करके आइए। भैया मैं तो 6 to 10 पढ़ करके आया हूँ, फिर भी मुझे GK GS में पड़ेगा। तो सच्चाई ये होती है सर कि पढ़ाने के साथ साथ हमारे यहाँ के शिक्षक जो होते हैं ना, जो हम कोचिंग सेंटर कोचिंग करने वाले होते हैं ना, इनका ध्यान मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोहराना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक की ओर ध्यान ज़्यादा होता है सर, भविष्य की ओर ध्यान कम होता है। मैं बच्चों को ये नहीं बताता कि हमारा भविष्य क्या है। ये 6 to 10 जो ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी कल GK और GS के रूप में आप पढ़ लेते हैं। करेंट अफेयर्स आपका अलग से होता है, लेकिन GK GS में आपको ये पढ़ना होता है। हिंदी छोड़ दीजिए बाकी अंग्रेजी की, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो उच्चारण स्थान बच्चों को 10 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं होता कि हमारा उच्चारण स्थान क्या है, वहाँ होता। वाक्य का सेंटेंस करेक्शन अंग्रेजी में छोड़ दीजिए, हिंदी में सेंटेंस करेक्शन हम नहीं कर पाते। हिंदी का वाक्य लिख दिया जाए तो लोटा में पानी है अगर जो लिख दीजिए तो लोग कह देंगे लोटा में पानी सही है, जबकि लोटा में पानी हिंदी का वाक्य गलत है। तो सही अर्थ क्या है? वो सही है लोटे में पानी, लोटा में नहीं, लोटे में पानी है, ये सही है, लोटे में पानी। तो इस तरह का बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है और हम मार्क्स नहीं उठा पाते। इवन जहाँ पर हमारा हिंदी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स का, कहीं कहीं हम उसका भी उचित रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी होती है कि हम ग्रामर में सिलेबस पढ़ने से क्या होता है, कहानी पढ़ने के सोच सकते हैं। अगली चीज़ आती है, दूसरी चीज़ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है टाइम मैनेजमेंट।
कंपटीशन का दो चीज होता है, मूल मंत्र दो होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। यदि आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो चौपट। एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, फिर भी चौपट। आप क्वेश्चन ही नहीं बना पाते। एक्यूरेसी तो है, जो बनाएंगे वो सही बनाएंगे, बट 100 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन बना के आएंगे, मतलब नहीं जाता। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में कैसे आप तालमेल बिठाते हैं। यदि आप स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में तालमेल बिठाना प्लस 6 to 12 तक का, 6 to 10 तक का ही अगर जो सिलेबस आप सारे पेपर्स का उचित ध्यान दे करके उचित गाइडलाइन के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो आगे जाने के बाद कोई भी कंपटीशन आपके लिए अधूरा नहीं है। जो बच्चे और अभिभावक इस शो को देख रहे हैं, इस परी न्यूज के शो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपने बच्चों के 6 से 10 तक का एकेडमिक एजुकेशन बहुत ही ध्यान देकर, बहुत ही केयरफुल्ली शिक्षक के साथ साथ घर पर भी ध्यान देकर के करें, क्योंकि इनका भविष्य उसी पर निर्भर है। और यदि वे शिक्षा एक उचित मार्गदर्शक के साथ साथ करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भविष्य निर्भर है। सारा जीके और जीएस लगभग 80% जीके जीएस इसी 6 से 10 क्लास तक का आता है। इंग्लिश यहीं का बनाया हुआ बेस उनको भविष्य में आगे चलकर काम देता है। यहीं का मैथ यदि साथ साथ एकेडमिक यानी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल की पद्धति के अलावा शॉर्ट ट्रिक से यदि मैथ बताई जाए तो आगे कंपटीशन के लिए अलग से कोचिंग सेंटर की उनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अतः इसे बहुत ध्यान दे करके देखें। और साथ साथ एक और आग्रह है कि मैं इस वर्ष तो क्लास 8 से ही कर रहा हूँ, अपने यहाँ का 8 से 12 तक का ही कोचिंग दे रहा हूँ। अगले वर्ष मैं 6 क्लास से 12वीं क्लास तक का संपूर्ण कोचिंग की व्यवस्था प्लस कॉम्पिटिटिव क्लास, रेलवे, ग्रुप डी, ETC, जितने सारे CGL वगैरह का जो क्लासेस हैं, मैं अपने यहाँ कॉम्पिटिटिव क्लास की भी व्यवस्था कर रखा हूँ। और अपने बच्चे को मेरे यहाँ एडमिशन कराएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे चैनल में आए और अपने बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्योति को जलाया। नमस्कार। धन्यवाद।